नमस्कार यूपी विशेष प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो यूपी पीसीएस प्री और आरओ प्री दोनों के लिए ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम ना केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लेटेस्ट डेटा की बात करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बाकी सारी चीजें जिनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी कवर करेंगे। यानी कि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेटेड डेटा के साथ साथ फसलों में होने वाली बीमारियां, फसलों की कौन कौन सी किस्में होती हैं, फसलों के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, खेती की कौन सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फसलों के बेहतर प्रोडक्शन के लिए, जिन पर सवाल एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। और साथ ही साथ फसलों या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी इंस्टीट्यूशंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का डेटा है वो बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड है, जिसको हम लोगों ने अलग अलग सोर्सेज से बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पर इकट्ठा किया है। वो डेटा हम लोगों ने लिया है एग्रीकल्चर रिपोर्ट से, हॉर्टिकल्चर रिपोर्ट से, इकोनॉमिक सर्वे से, साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट है वहां से भी हम लोगों ने डेटा को उठाया है। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बीमारियों से संबंधित है और जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन सभी ऑथेंटिक सोर्सेज से ली गई है। जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की जो भी एसोसिएटेड बॉडीज, उन सभी बॉडीज की वेबसाइट्स को हम लोगों ने देखा, उनकी पब्लिकेशंस को देखा और वहां से ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग लेके आए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। इसके बाहर से एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो हम अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत की जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसमें कृषि का योगदान कितना है। तो ये जो डेटा है ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ डेटा है। इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा इस साल का है उसमें साफ साफ बताया गया है कि भारत की जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है यानी कि कुल मूल्य जो वर्धन है उसमें कृषि का योगदान जो है 2023-2024 में 17.7% रहा है। ठीक। साथ ही साथ जो यहाँ पर अनुमान आया है खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान, जो चौथा एस्टिमेट सरकार के द्वारा जारी किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि 2023-2024 में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन होगा, खाद्यान्न को इंग्लिश में बोलते हैं सीरियल्स, ठीक है, उनका जो उत्पादन होगा वो 332.30 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया है। 2022-23 में जो खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था उससे इस साल ये जो 332.30 मिलियन टन का जो एस्टिमेट है वो 2.61 मिलियन टन ज्यादा है। यानी कि इस साल पिछले साल से 2.61 मिलियन टन ज्यादा खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। एमएसपी यहाँ पर अगर देखें तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कितनी फसलों पर दिया जाता है। तो मुझे आप बताइए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कितनी फसलों पर दिया जाता है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसाइड या उसको रिकमेंड करने का जो अधिकार है वो किसके पास है। ठीक है, फिर मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। आप मुझे बताइए क्योंकि मैं इसको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हैं जिन फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ फसलें हैं जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया हुआ है, जैसे गेहूं। गेहूं का जो पुराना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो एमएसपी था वो 2,275 रुपए था, जिसमें इस साल 150 रुपए का इंक्रीमेंट किया गया है। और इस साल का यानी कि 2025-26 का गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2,425 रुपए हो गया है। चने का पिछले साल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,440 रुपए था, जिसमें इस साल 210 रुपए की वृद्धि हुई है और ये बढ़कर 5,650 रुपए हो गया है। जौ यानी कि जो बारले है, इस बारले का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,850 रुपए था, जिसमें 130 रुपए की वृद्धि हुई है और ये बढ़कर 1,980 रुपए हो गया है। वहीं मसूर का 6,425 में 275 रुपए की वृद्धि इस बार की गई और ये बढ़कर 6,700 रुपए हो गया है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,950 रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल में 5,650 रुपए था और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, 300 रुपए की। ऑथेंटिक डेटा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, इसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। अब अक्सर सवाल आता है एग्जाम में कि जोतें कितने प्रकार की होती हैं। तो हर 5 साल में एग्रीकल्चरल सर्वे होता है, कृषि सर्वेक्षण होता है। कृषि सर्वेक्षण में पूरे देश में जो कृषि से संबंधित जो जोतें हैं, वो सीमांत जोतें कितनी है, लघु जोतें कितनी है, उन सबके बारे में बताया जाता है। एग्रीकल्चर की दशा का उसमें जो सर्वे है वो किया जाता है। उसका वीडियो प्री के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन आरओ के लिए उसको मैं अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो सवाल प्री में भी आ सकता है वो होता है कि जो जोतें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी जोत कितने एरिया को कवर करती है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल सर्वे है उसके हिसाब से जो जोतें होती हैं वो यहाँ पर 5 प्रकार की होती हैं: सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और वृहद जोत।
ठीक है। सीमांत जोत उस जोत को, जोत मतलब होता है एरिया ऑफ अ फील्ड, यानी कि खेत का जो एरिया है उसको जोत बोला जाता है। तो सीमांत जोत का मतलब यहाँ पर हो गया कि वो खेत जिसका जो एरिया है, जिसका क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर से कम है, उसको सीमांत जोत बोलते हैं। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच का जो क्षेत्रफल वाला खेत होता है उसको लघु जोत बोलते हैं। 2 से 4 हेक्टेयर के बीच के एरिया का जो खेत होता है, जो फील्ड होती है, उसको अर्ध मध्यम जोत बोलते हैं। और अगर खेत का जो एरिया है वो 4 हेक्टेयर से ज्यादा है और 10 हेक्टेयर तक है तो उसको बोलते हैं मध्यम जोत। और अगर किसी किसान के पास 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा एरिया का खेत है तो उसको बोलते हैं वृहद जोत। तो ये 5 प्रकार की जोतें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार इस पर सवाल पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। फसलों के प्रकार पर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और उसमें खास तौर से ये पूछा जाता है कि कौन सी फसल जो है, कौन वो किस प्रकार की फसल है, वो रबी है, खरीफ है या जायद है। तो हमें पता है कि भारत में साल में 3 फसलें ली जाती हैं, एक सर्दी की फसल, एक गर्मी की फसल और एक बारिश के मौसम की फसल। तो यहाँ पर जो सर्दी की फसलें होती हैं, सर्दी में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको बोला जाता है रबी की फसल। गर्मी के मौसम में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको जायद की फसल बोला जाता है। और बारिश के मौसम में जिन फसलों को उगाया जाता है उनको खरीफ की फसल बोला जाता है। तो मेन जो 2 फसलें हैं वो रबी और खरीफ हैं। और उसके बीच के पीरियड में जो गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूज वगैरह की जो फसलें होती हैं वो जायद की फसल कहलाती हैं। तो ये फसल वो है जो सर्दी में है, खरीफ की फसल जो है जो बारिश के मौसम में है, और जायद वो फसल है जो गर्मी के मौसम में होती है। अब रबी की फसलों के बारे में अगर देखा जाए तो रबी की फसल कौन सी है, वो फसल जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल और मई में काटी जाती है, यानी कि जिसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो अप्रैल और मई में है और जिसका जो सोइंग पीरियड है वो अक्टूबर और नवंबर में है। और ये फसल सर्दी के मौसम को कवर करती है खेत में। तो ये फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर, कुसुम, तंबाकू, गन्ना, बरसीम और सरसों, ये इंपॉर्टेंट रबी की फसलें हैं। ठीक। इसके बाद आता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसलें बरसात की शुरुआत में बोई जाती हैं और बरसात खत्म होने के आसपास के पीरियड में इनको काटा जाता है। तो हमारे यहाँ बरसात की शुरुआत वैसे मई और जून के आसपास होती है। तो ये खरीफ की फसल जो है इसकी बुआई कब होती है, इसका सोइंग पीरियड क्या है, जून और जुलाई में इसको बोया जाता है और सितंबर और अक्टूबर में इसको लगभग काट लिया जाता है ऑन एन एवरेज। और खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें हमारी आती हैं, खरीफ की फसलों में हमारी फसलें हैं कपास है, धान है, ज्वार है, बाजरा, भिंडी, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, सन, उड़द, अरहर, मूंग, सोयाबीन, तिल, अंडी, सूर्यमुखी और तंबाकू। तंबाकू यहाँ पर भी और तंबाकू रबी की फसल में भी थी, यानी कि दोनों फसलों में उसको उगाया जाता है। दालें जो होती हैं, दालें तीनों मौसम में उगाई जाती हैं। कुछ दालें ऐसी होती हैं जो रबी में उगाई जाती हैं, कुछ दालें ऐसी होती हैं जो खरीफ में, कुछ दालें ऐसी होती हैं जो जायद में उगाई जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारी जो थी वो खरीफ की फसल थी। अब जायद की फसल आती है हमारे पास जो गर्मी के पीरियड में, यानी कि रबी और खरीफ के बीच में जो थोड़ा सा पीरियड बचा उस पीरियड में भी किसान फसल ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो हम लोगों ने देखा था कि जो रबी की फसल है, रबी की फसल में अप्रैल और मई में खेत खाली हो जाता है, फसल को काट लिया जाता है। और खरीफ की जो फसल है वो जून और जुलाई में बोई जाती है, यानी कि अप्रैल मई से लेकर लगभग जून जुलाई तक जो खेत है वो खाली रहता है। तो इस पीरियड में अप्रैल और मई से लेकर जून जुलाई के बीच का जो पीरियड जहां पर खेत खाली रहता है, इस पीरियड में भी कहीं कहीं पर किसान जो है वो फसल उगा लेते हैं। और ये जो बीज की फसल है, इस बीज की फसल को बोला जाता है जायद की फसल। इसको अप्रैल और मई में बोया जाता है और जून और जुलाई में इसको काटा जाता है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तरबूज। जो गर्मी में आप चीजें खा रहे हैं, गर्मी के मौसम में जो चीजें आ रही हैं वो यही जायद की फसल में है। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, करेला, मूंग और उड़द। क्योंकि अप्रैल में जब इसको बोया गया तो जून जुलाई के आसपास हमारे पास गर्मी तेज पड़ने लगती है और उसी पीरियड में हमारे पास तरबूज खरबूज आता है। तो ये जायद की फसल ही है जो कम समय में उगकर अब बाजार में बिकने के लिए आ गई है। तो ये 3 प्रकार की फसलें हमारी होती हैं रबी मौसम के हिसाब से। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर ओवरऑल हम यहाँ पर इसको अलग अलग हिस्सों में बांट के पूरा पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन को, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले खाद्यान्नों की, यानी कि सीरियल की। हम लोग बात करेंगे फल उत्पादन की। हम लोग बात करेंगे पुष्प उत्पादन की। ठीक, यानी कि हम यहाँ पर खाद्यान्न फसलों को भी पढ़ेंगे और हम यहाँ पर हॉर्टिकल्चर को भी पढ़ेंगे।
ठीक, व्यापारिक फसलों को भी देख लेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर जो व्यापारिक फसलों के अलावा जो बागानी फसलें हैं, कॉफी, कहवा, चाय वगैरह, इनको भी यहाँ पर हम लोग पूरा कवर करेंगे। और इसी वीडियो के अंत में हम लोग जो दूध उत्पादन है, मांस उत्पादन है, अंडा उत्पादन है, उसको भी कवर कर लेंगे, यानी कि कुछ भी नहीं छूटने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खाद्यान्न फसलों की, सीरियल क्रॉप्स की। सीरियल क्रॉप्स का मतलब क्या है? खाद्यान्न, जिसको हम लोग अनाज भी बोलते हैं। और हम ये जानते हैं, हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो खेती है, खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में होती है। और खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में जब होती है, वह तब इंसान जो है, जो मानव है, वो सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादन शुरू करता है। जौ, रागी, गेहूं, ठीक है, ये चावल वगैरह उत्पादन करना वो शुरू करता है। तो यहाँ पर खाद्यान्नों का जो कृषि है वो नवपाषाण काल में शुरू होती है। अब खाद्यान्न बेसिकली क्या है? तो खाद्यान्न में हमारे पास अगर हम देखें तो मोटे तौर पर गेहूं खाद्यान्न है। गेहूं के अलावा हमारा चावल खाद्यान्न है। अगर आप इनके पौधों को देखें, खाद्यान्नों के, गेहूं, चावल, जौ, रागी, इन सब के पौधों को देखें, तो ये जो घास है, घास के पौधों से मिलते जुलते होते हैं। बेसिकली ये एक प्रकार की घास ही है, जिसको अब डोमेस्टिकेट कर लिया गया है और इंसान अपने फायदे के लिए इसको उगा रहा है। तो ये क्या है? ये घास कुल के पौधे हैं। और घास कुल को क्या बोला जाता है? ग्रैमिनी बोला जाता है। और जिन्हें दानों यानी कि ग्रेन्स के लिए उगाया जाता है, उनको बोला जाता है खाद्यान्न फसलें। अब यहाँ पर जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो तीन कैटेगरीज में बांटी गई हैं। पहली है हमारे पास मेजर सीरियल, दूसरे हमारे पास इसमें मिलेट्स आते हैं यानी कि मोटे खाद्यान्न, और तीसरे में हमारे आते हैं लघु खाद्यान्न यानी कि स्मॉलर मिलेट्स, जिनको श्री अन्न भी कहा जाता है। तो जो मेजर सीरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं? गेहूं, धान, जौ, सबसे ज्यादा खेती इन्हीं की होती है। तो ये क्या है? गेहूं, धान, और जो स्टेपल फूड है गेहूं और धान। ठीक, मोटे खाद्यान्न में हमारे यानी कि मिलेट्स में क्या क्या आता है? मक्का, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, ये आता है। लघु खाद्यान्न में हमारे रागी, कोंदो, चेना, सावा, काकुन और कुटकी, कई सारे तो नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान रखने, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन एक लघु खाद्यान्न या स्मॉलर मिलेट है, या इनमें से कौन सा एक मिलेट है। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। रागी जो है ये मधुमेह रोगी के लिए उत्तम आहार होता है। ठीक, और सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक जो देश है वो है चीन, और खाद्यान्न उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तीसरा। तो खाद्यान्न उत्पादन का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा ये है, देखिए यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन में अगर भारत के अंदर बात किया तो सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है, और नंबर 3 पर पंजाब है। वहीं वैश्विक स्तर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है चीन में, चीन के बाद अमेरिका में, और अमेरिका के बाद भारत में है। यानी कि भारत पूरी दुनिया में खाद्यान्न उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन किस स्थान पर है? फर्स्ट पे है। और उत्तर प्रदेश जो है वो खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा सीरियल्स का, खाद्यान्न का उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके इन सबको समझते हुए चलते हैं, इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीजें और इनका प्रोडक्शन का डेटा देखते हुए चलते हैं। चावल। चावल का जो बॉटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है, वो है ओराइजा सेटाइवा। ये स्वपरागित फसल है, यानी कि इसमें पर परागण नहीं होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें गुणसूत्र 24 होते हैं। एक बार सवाल इस पर ही पूछा गया था, गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 24 गुणसूत्र होते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय, उष्ण आर्द्र जलवायु वाली है। आप देखते होंगे, आपने अगर फिल्मों में देखा है या अगर आपका गांव से संबंध है, तो आपको ये पता होगा कि चावल जो है वो, उसको पानी और गर्मी की आवश्यकता होती है। खेतों में पानी भर दिया जाता है तभी चावल की फसल जो है वो उगती है। उसके लिए जरूरी होता है पानी भरना। तो ये क्या है? उष्ण और आर्द्र जलवायु उसको चाहिए, इसीलिए क्या बोला गया है? उष्ण आर्द्र जलवायु उसको चाहिए। इसकी बुवाई कब होती है? जून जुलाई में होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कौन सी फसल है ये? खरीफ की फसल है। चावल किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और इसकी जो बुआई होती है, सोइंग होती है, वो कब होती है? जून जुलाई में होती है। इसकी शुरुआत कहाँ है? इसका जन्म स्थान क्या है? इसका जन्म स्थान भारत और इंडो चाइना का इलाका इसका जन्म स्थान है। चावल की फसल के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो है 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर में चावल की फसल का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। वर्षा इसको ज्यादा चाहिए, 150 सेंटीमीटर की वर्षा इसको चाहिए होती है। नहीं होती है तो आपको फिर कृत्रिम साधनों का इस्तेमाल करके खेत को पानी से भरना होता है। तो सबसे बेस्ट मिट्टी है चावल की खेती के लिए वो चिकनी और जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे बेस्ट मिट्टी। यहाँ पर अजोला और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी कि नील हरित शैवाल का उपयोग इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग किया
जाता है। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है कि किसकी खेती में नील हरित शैवाल का बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो जवाब है चावल की खेती के लिए अजोला और जो नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज ये भी है कि चावल यानी कि हम इसको अगर बोलें धान, तो यहाँ के खेतों से एक गैस निकलती है जिसको बोला जाता है, कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। इसको भी ध्यान रखना है, चावल के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। तो जो नीलहरित शैवाल है उसको तो हम लोग जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी है, और जो हमारा अजोला है, अजोला क्या है? अजोला ठंडे पानी में उगने वाली एक घास है। तो ये दोनों ही बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन उसका करते हैं। चावल में इस्तेमाल होने वाले जो प्रमुख खरपतवार नाशी हैं, है ना, प्रमुख जो खरपतवार नाशी हैं वो कौन कौन है? प्रोपेनिल है, स्टेम 34, इस पर सवाल पूछा गया है एक बार, ध्यान रखिएगा। ब्यूटाक्लोर जिसको मैचिटी भी बोलते हैं, और फ्लूक्लोरेलिन जिसको बेस्टिन ही बोला जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे खरपतवार नाशी हैं जो चावल की फसल में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो खरपतवार नाशी हैं इनको इंग्लिश में बोला जाता है हर्बिसाइड। तो ये जो तीन नाम है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। अब अगला है क्रिटिकल स्टेजेस फॉर वाटर। क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर का मतलब होता है कि चावल में कितनी बार पानी देने की जरूरत है। इस पर भी अभी तो नहीं, लेकिन 4 5 6 साल पहले इस पर कई बार सवाल पूछा जाता था, तो फिर से रिपीट किया जा सकते हैं सवाल। ये क्रिटिकल स्टेजेस फॉर वाटर कौन कौन सी है? पहली है बूटिंग स्टेज, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर तो पानी देना ही देना है। टिलरिंग यानी कि पौधे को लगाने के 0 से 20 दिन के बाद। ठीक, इसके अलावा प्राइमोर्डिया ग्रोथ टू फ्लावरिंग, यानी कि जब उसमें फ्लावरिंग होने वाली होती है, फूल निकलने वाला होता है, यानी कि बोने के 40 से 60 दिनों के बाद फिर से उसको पानी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर इन सभी चरणों में 5 सेंटीमीटर तक पानी भरा रहना चाहिए जमीन के ऊपर, अदरवाइज जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी। बूटिंग स्टेज का मतलब जब फसल उग रही है, फिर टिल्टरिंग यानी कि फसल उगने के 0 से 20 दिनों के अंदर पानी देना होगा, और 40 से 60 दिनों के बाद फिर से पानी देना होगा। और इन सभी स्टेजेस में 5 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए ऊंचाई तक। फिर से आगे देखें तो यहाँ पर इसकी जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली बात हाइब्रिड राइस, यानी कि संकर धान। तो संकर धान यानी कि जो हाइब्रिड राइस है उसकी उसको सबसे पहले उसका डेवलपमेंट जो हुआ था वो 1970 में चीन में किया गया था। और भारत में 1994 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, व्यावसायिक उत्पादन के लिए 5 संकर किस्में सबसे पहले डेवलप करके डिस्ट्रीब्यूट की गई थी अलग अलग राज्यों को। ठीक, धान की जो और जो दूसरी किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनमें से सवाल मिलता है, आरओ में भी मिलता है, प्री में भी मिलता है, किस्में पूछ ली जाती हैं। तो धान की किस्म कौन सी है? धनराशि है, RS 204 है, GR 8 है। ये रटने वाली चीज है, इसको आपको रटना पड़ेगा। दांडी है, शाह सारंग है, गौरी, श्वेता, भूदेव, वर्षा, पंतधान 15, चिंगम, बारानी द्वीप, साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, महसूरी, पूसा 33, बाला, लूनीश्री, नरेंद्र शंकर, जमुना, करुणा, कृष्णा, पद्मा, अन्नपूर्णा, सोना मसूरी, लक्ष्मी भोग, हंसराई, हंसराज, अम्बे मोहर, मलिंजाल, लालमती। ये सब इसकी किस्में हैं। और भी कई सारी किस्में जो सामान्यता चलती रहती हैं। राम भोग ये भी इसकी एक किस्म है। बासमती, बासमती तो एक पूरा एक अलग ही सिस्टम ही बन गया जिसमें अपने अंदर कई सारी किस्में निकल के आई है बासमती में, है ना। तो ये बासमती, ये जो है धान की या चावल की इंपॉर्टेंट किस्में हैं। ऐसे ही काला जो काला नमक नाम का एक चावल है ना, जो अभी काफी चर्चा में है। बासमती की जो मैंने बताया कि बासमती अपने आप में एक अलग कैटेगरी बन गया, जिसकी अपने आप में कई सारी किस्में हैं, जिनमें पहली है पूसा 1460 सुगंध। तो पूसा 1460 इसका ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नेम है इसका सुगंध। पूसा 1401, है ना। सेला 1151, ये बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल होता है। पूसा 1460 जो ब्रांड नेम सुगंध है, दुनिया का पहला सुपर फाइन अनाज है, और किसानों तक पहुंचने वाला पहला बायोटेक चावल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है चावल के लिए, ध्यान रखिएगा। भारत के बासमती चावल पूसा 1 और पूसा 1121 का निर्यात में 75% योगदान है। यानी कि जो बासमती चावल पूसा 1 और पूसा 1121 हैं जो बिक रहे हैं, जिनका निर्यात हो रहा है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भारत से जो कुल बासमती चावल का निर्यात होता है उसमें जो 1121 किस्म है, 1121 का योगदान है वो 75% है।
आईसीएआर के द्वारा धान की नई किस्म पूसा 1509 रिलीज की गई है, और ये जो पूसा 1509 है, इस पूसा 1509 ने पूसा 1121 में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का काम किया है। पूसा 1121 की एक प्रमुख समस्या थी कि वो उसमें जो धान का एक रोग होता है उसको बकानी रोग बोलते हैं, उससे वो पीड़ित हो जाती थी। लेकिन ये जो पूसा 1509 है ये इम्यून है बकानी रोग से, इसमें बकानी रोग का जो नुकसान है वो नहीं होता। धान की पहली प्रथम जो बौनी प्रजाति है, छोटे आकार का इसका पौधा होता है, ज्यादा ऊंचा पौधा नहीं होता। तो ये जो बौनी प्रजाति धान की है इसका नाम क्या है? जया। पूछा आता है धान की बौनी प्रजाति में से कौन है, तो नाम है उसका जया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको तैयार रख लेना है इसको। इसके अलावा केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक, तो ये भी ध्यान रखना है कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। इसने धान की एक अधिक उपज देने वाली प्रजाति का विकास किया है जिसका नाम है लूनी श्री। तो लूनी श्री क्या है? लूनी श्री केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो कि कटक में स्थित है, उसके द्वारा एक एक खास इसकी एक प्रजाति, एक खास किस्म विकसित की गई है जो ज्यादा उत्पादन देती है, उतने ही एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन धान का दे देती है, जिसका नाम दिया गया है लूनी श्री। ऐसे ही विटामिन ए की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए एक और नए प्रकार का धान विकसित किया गया, इसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, जिसको नाम दिया गया गोल्डन धान। इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार सवाल आया है, आप घटना चक्र उठा के देखेंगे तो भरा पड़ा होगा ये सवाल। ठीक। जम्मू कश्मीर की घाटी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए एक धान का विकास किया गया जिसका नाम रखा गया कोसल। जैसा हम लोगों ने देखा कि जो धान है, ये धान हमारे पास उष्ण आर्द्र जो क्लाइमेट है उसमें उगता है ना। उसमें उगता है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वो तो ठंडा इलाका है, ऊंचाई वाला इलाका है, तो वहां पर भी धान की खेती हो सके तो इसके लिए वहां पर एक नई किस्म का विकास किया गया जो ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में जिसका प्रोडक्शन लिया जा सकता है, और उसका नाम क्या है? कोहसर नाम है इसका। फिर जापान के वैज्ञानिकों ने धान की एक ऐसी प्रजाति का विकसित की है जिसमें जो हैजे की वैक्सीन है उसको उसमें उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया कि अगर आप इस वाले चावल को खाएंगे तो जो हैजे के खिलाफ जो प्रतिरोधकता क्षमता है आपकी, जो कॉलेरा के खिलाफ आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपके रेजिस्टेंस है बॉडी की, वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और इसको किसने डेवलप किया है? जापान के वैज्ञानिकों ने किया है। अभी हम लोगों ने धान की एक बौनी प्रजाति देखी थी, इसका नाम था जया, लेकिन जया के बाद धान की और भी अलग अलग प्रजातियां जो बौनी प्रजातियां हमको डेवलप करना शुरू कर दिया गया। तो धान की बौनी प्रजातियां कौन कौन सी हैं? जया, गोविंद प्रसाद, जयंती, सोना, बाला सरस्वती, कृष्ण विजय, जागृति, जगन्नाथ और पंकज, ये इसकी बौनी प्रजातियां हैं। लंबी प्रजातियां कौन कौन सी हैं? काशी, सुधा, साकेत और बुंदेला, ये इंपॉर्टेंट है। सूखा अवरोधी, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि धान को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, 150 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है, तो अगर वर्षा नहीं होगी या वर्षा कम होगी तो धान की फसल नहीं ली जा सकती। और हमारे भारत में जो वर्षा है वो बड़ी ही इरेगुलर है, कभी होती है कभी नहीं होती है, कभी 2-2 साल तक नहीं होती और कभी इतनी हो जाती है कि भर देती है। तो ये समस्या है। तो भारत की ऐसी अजीबोगरीब क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए भी धान की एक किस्म विकसित की गई कि अगर कभी बारिश कम हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो भी धान की उपज ली जा सके। तो धान की इन सूखा अवरोधी यानी कि जो ड्रॉट रेजिस्टेंट जो प्रजातियां हैं वो कौन सी हैं? नगीना 22, बाला और कावेरी इंपॉर्टेंट है। धान की सुगंधित किस्म पूसा सुगंधा 5 है, और ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त है रेणु, यानी कि जो ऊंचाई वाली जगह नहीं, जमीन अगर आपकी ऊंची है, जमीन अगर ऊंची होगी तो जाहिर सी बात है पानी का रिटेंशन उतना ज्यादा वहां पर नहीं हो पाएगा, आएगा और बह के निकल जाएगा। तो ऐसी जगहों के लिए जो किस्म डेवलप करी गई है उसका नाम है रेणु। तो ये धान की अलग अलग किस्में हैं। अब यहाँ पर कुछ विधियां हैं जो धान की फसलों में इस्तेमाल की जाती हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ज्यादा बेहतर फसल लेने के लिए। जिनमें पहली है डेपोंग मेथड। डपंग मेथड बेसिकली फिलीपींस और जापान में प्रचलित है, और इसमें रोपने हेतु जो पौधा है वो 12वें दिन तैयार कर ली जाती है। अब धान जो है ना वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने बीज बो दिया और वहीं पर उग गया और वहीं पर उसकी फसल तैयार होगी और वहीं से उसकी हार्वेस्टिंग कर ली गई, कटाई कर ली गई। धान की पौध तैयार करी जाती है, और धान की पौध तैयार करने के बाद उसको वहां से हटाकर फिर जो खेत है उस खेत में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, लगाया जाता है। इसको बोलते हैं रोपाई करना। तो जो डापोंग मेथड है जो फिलीपींस और जापान में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जो पौध है वो 12वें दिन रोपाई के लिए तैयार हो जाती है, कम समय में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। अब जो मैंने बोला ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई के लिए कब पता चलेगा कि हमारी जो जो पौध है वो रोपाई के लिए तैयार हो गई है?
तो रोपाई के लिए चावल की पौध का उचित समय वह है जब पौध चार पत्तियों से युक्त हो। अगर पौध में चार पत्तियां आ गई हैं, जैसे ही पौध चार पत्तियों वाली हो जाती है वैसे ही वो रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। उसको चार पत्तियों से आगे नहीं बढ़ने देना है, उस समय ही उसकी रोपाई कर लेनी है। तीन पत्तियों में भी की जा सकती है, लेकिन जो बेस्ट समय है वो जैसे ही पौध में चार पत्तियां हो जाती हैं, चार पत्तियां निकल आती हैं, वैसे ही उसकी रुपाई कर देनी चाहिए, तभी वो बेहतर तरीके से फसल दे पाएगी। ठीक। अब धान के खेत में पंख भंजन किया जाता है, मुख्यतः पानी के रिसाव को कम करने के लिए। पंख भंजन क्या होता है, अभी हम लोग इसको देखते हैं। श्री विधि क्या है? श्री विधि, अब ये रोपने की विधि है। अब यहाँ पर देखिए, डपंग मेथड हो गया हमारे पास, पौध तैयार करने की एक विधि है, इसमें 12वें दिन तैयार हो जाएगी। ट्रांसप्लांटिंग में रोपाई को ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। उसका समय देख लिया कि भाई जैसे ही चार पत्तियां हो गई वैसे ही वो ट्रांसप्लांटिंग यानी कि रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। अब रोपाई करनी कैसी है, उसके लिए जो बेस्ट साइंटिफिक मेथड है वो कौन सा, उसको बोलते हैं श्री विधि। ये धान के रोपने की विधि है। इसमें कई पौधों को एक साथ ना रोपकर एक एक पौधे को अलग अलग रोपा जाता है। एक साथ चार पौधे लेके एक जगह रोप दिया, ऐसे क्या हो गया, एक पौधा अगर रोपते तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से वहां पर वो बढ़ता। लेकिन अब वो चार पौधे एक जगह है तो कोई भी ढंग से नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वहां पर न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो श्री विधि में क्या कहा गया, एक एक पौधे को निकालिए, उसको रोपिए, फिर आगे बढ़िए, फिर वहां पर एक पौधा और रोपिए, यानी कि एक से ज्यादा पौधा एक साथ में नहीं रोपना है। तो इसमें कई पौधों को एक साथ न रोपकर एक एक पौधे को अलग अलग रोपा जाता है। इससे न केवल अधिक उपज मिलती है अपितु खर्च और पर्यावरण नुकसान को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि कम रोपाई में ज्यादा हो जाएगा। आप एक साथ कई सारे पौधे लगा रहे हैं तो वो रोपाई में जो पौध है वो ज्यादा एक जगह पर लग रही है, प्लस वहां पर वो जो पौध लगेंगी वो एक दूसरे का न्यूट्रिएंट्स में compete करेंगे, तो आपको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और वो सब फिर पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हो पाएंगी। ठीक। तो बिहार के किसान सुमंत कुमार ने इस पद्धति का प्रयोग करके धान के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर 22.24 टन की उपज लेकर चीन का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। यानी कि इस विधि का इस्तेमाल या इस विधि की जो शुरुआत की है वो किसके द्वारा की गई थी, बिहार के एक किसान है, प्रगतिशील किसान, इनका नाम है सुमंत कुमार, और उन्होंने इस श्री विधि का इस्तेमाल करके धान के 1 हेक्टेयर के खेत से 22.24 टन धान की उपज प्राप्त की थी। ठीक। अभी हम लोगों ने देखा था गोल्डन राइस के, उसमें विटामिन ए ज्यादा होता है, और उसी गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन भी होता है। बीटा कैरोटीन जो है वो गाय के दूध में भी होता है, और गाय के दूध में बीटा कैरोटीन होने की वजह से ही गाय के दूध और गाय के जो घी का रंग है वो सुनहरा होता है। और यही बीटा कैरोटीन किसमें है, गोल्डन राइस में है। और इसी बीटा कैरोटीन की वजह से जो गोल्डन राइस का रंग है वो कैसा हो गया, हल्का सा सुनहरा हो गया बीटा कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से, और सुनहरा होने की वजह से उसको गोल्डन राइस नाम दिया गया। चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, स्टार्च भरपूर होता है, कार्बोहाइड्रेट भरपूर होता है, और चावल में एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन भी पाया जाता है। चावल को धुलने या पॉलिश करने पर चावल के बाहर एक जो परत होती है उस परत में विटामिन B1 होता है, जिसको थायमीन कहा जाता है। ये विटामिन B1 जो है वो चावल की बाहरी परत पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हम चावल की जब पॉलिशिंग करवा लेते हैं, चावल की जब धुलाई करवा लेते हैं, तो वो ऊपरी परत जो है वो खराब हो जाती है। और उस परत के खराब हो जाने की वजह से, नष्ट हो जाने की वजह से चावल में जो विटामिन B1 है, थायमीन है, वो भी नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब जैसे हम लोग अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में चावल की एक ही फसल हो रही है, लेकिन जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में और पश्चिम बंगाल में, और दक्षिण भारत में भी खासतौर से तमिलनाडु में, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में धान की तीन फसलें पैदा की जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग में भी पूछा गया है कई बार। आप घटना चक्र उठा के देखेंगे तो आपको बार बार सवाल आता हुआ मिलेगा ये। तो इनको ध्यान रखना है कि कौन सी फसल का नाम है और वो किस सीजन में चावल की ली जा रही है। तो अमन जो है वो शीत ऋतु में है, सर्दी में। ओस या काल जो है वो शरद ऋतु में है, और बोरो और दलुव जो है वो ग्रीष्मकालीन चावल की फसल जो ली जाती है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, वो कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, केवल प्रोडक्शन डेटा नहीं, सारा ओवरऑल जो भी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। चावल के रोग कौन कौन से होते हैं, तो चावल के रोग ध्यान रखने हैं। सवाल पूछा जाता है कि ये रोग किस फसल से संबंधित है, और कभी कभी कि ये जो रोग है वो अगर किसी तत्व की कमी से होता है या किसी विषाणु वगैरह से होता है, कवक से होता है, तो वही पूछ जाता है कि ये रोग किससे होता है, विषाणु से होता है या कवक से होता है। या अगर किसी तत्व की कमी से होता है तो पूछ लेते हैं कि किस एलिमेंट की कमी से होता है। तो चावल के रोग कौन कौन से हैं? कालमिज है, लीफ रोलर, इसमें चावल के पौधे की जो पत्ती होती है वो मुड़ जाती है,
धान में एक कीट लगता है जिसका नाम होता है बंका, तो धान में बंका कीट लगता है। झुलसा रोग होता है, पौधा झुलसा हुआ सा लगने लगता है। सहसमारी रोग, इसको इंग्लिश में ब्लास्ट बोलते हैं। ऐसे ही ब्राउन स्पॉट, पत्तियों में ब्राउन ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं और पूरी फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और ये ब्राउन स्पॉट जो है इसने बहुत तबाही मचाई थी, बहुत फसलों फसलों को इसने खराब किया था। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी किस्म विकसित करी जो ब्राउन स्पॉट रोग के लिए इम्यून है, उस पर जो ब्राउन स्पॉट रोग है वो नहीं लगता। और वो कौन कौन सी हैं? ब्राउन स्पॉट रोधी किस्म है कृष्णा और साबरमती IR 24, इंपॉर्टेंट। फॉल्स स्मट जो रोग है वो कवक के द्वारा होता है। कवक का मतलब किसके द्वारा होता है? फंजाई के द्वारा होता है। ऐसे ही धान का जो खैरा रोग है, ये खैरा रोग एक एलिमेंट की कमी से होता है, और वो एलिमेंट कौन सा है? जिंक की कमी से। तो जो जिंक की कमी से जो रोग है धान में, वो कौन सा रोग है? खैरा रोग है। ये हर उस जगह होगा जहाँ की मिट्टी में जिंक की कमी है और जिंक को कृत्रिम साधनों से, फर्टिलाइजर्स वगैरह से पूरा नहीं किया जाता है, तो धान में ये जिंक जो है खैरा रोग हो जाएगा। और हमारे भारत में जो तराई का रीजन है, उस तराई के रीजन में जो जिंक है वहाँ की मिट्टी में नहीं पाया जाता, कम पाया जाता है, इसलिए तराई के रीजन में खैरा रोग ज्यादा पाया जाता है धान की फसलों में। और इसको दूर करने का तरीका क्या है भाई? जिंक की कमी है तो जिंक की कमी को दूर कर दो। तो इसके लिए जिंक सल्फेट का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। धान से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र, वो कहाँ पर है? कटक में है। कटक कहाँ पर है बताइए आप। अब उत्पादन का डेटा। तो उत्पादन का डेटा हमारा यहाँ पर दो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, 2021 और 2022 का ये फाइनल डेटा है, और 2023-24 का ये तीसरा अनुमान है, अनुमानित डेटा है। तो ये दोनों ही डेटा हैं, दोनों ही डेटा अलग अलग हैं। यहाँ पर मैं दोनों डेटा आपको दे दिया है मैंने, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि धान के उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो आप फाइनल डेटा को ही फॉलो करिएगा ये। और जब आपसे पूछा जाए अनुमानित वाला, तभी आप अनुमानित यहाँ पर लगाइएगा, क्योंकि ये फाइनल नहीं है, ये अभी सरकार का केवल एस्टिमेट है। खाद्यान्न अनुमान से संबंधित जो रिपोर्टें आती हैं, ये चौथी रिपोर्ट जो सरकार, तीसरी रिपोर्ट जो सरकार की आई है उसमें ये दिया हुआ है। खैर, तो जो भारत में 2021 बैच की जो फाइनल रिपोर्ट है उसके अनुसार धान का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर पंजाब आता है। तो चावल सबसे ज्यादा खाया भी कहाँ जाता है? बंगाल में खाया जाता है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ पर हुआ 2021-22 में? पश्चिम बंगाल में हुआ। लेकिन ये सीन बदल जाता है जब हम एस्टिमेटेड डेटा को देखते हैं, और एस्टिमेटेड डेटा में अगर देखा तो पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर आ गया है। 2023-24 के एस्टिमेटेड डेटा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन तेलंगाना में हुआ है। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश पहले की तरह मौजूद है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है वो तीसरे स्थान पर आ गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब आपको ये वाला इस्तेमाल करना है और कब आपको ये वाला इस्तेमाल करना है, मैंने दोनों ही आपको बता दिए हैं। ग्लोबली अगर बात की जाए, वैश्विक स्तर पर बात की जाए, तो दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन चीन में होता है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत है, उसके बाद बांग्लादेश है और फिर इंडोनेशिया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, बिल्कुल सही डेटा है, एक्यूरेट डेटा है। ठीक है, बाकी अगर कहीं अगर ऊपर नीचे है तो आप उसको गलत मान के चलिएगा, ये बिल्कुल सही डेटा है, इसको फॉलो करिएगा आप। चावल का जो शीर्ष क्षेत्रफल है, शीर्ष क्षेत्रफल का मतलब हो गया कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य में सबसे ज्यादा एरिया में चावल की खेती की जाती है। तो वो सबसे ज्यादा एरिया में चावल की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर एक बात ये भी आ सकती है कि जब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में चावल की खेती उत्तर प्रदेश में की जाती है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता? उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे क्यों है? तो इस एक टर्म होता है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, है ना। उत्पादकता उत्तर प्रदेश की क्या है? कम है। क्षेत्रफल भले ही ज्यादा हो लेकिन उत्पादकता क्या है? कम है। अब जैसे कोई इंसान है, कोई बच्चा है, वो 1 घंटे में पूरी किताब पढ़ के खत्म कर देता है, वहीं दूसरा बच्चा है वो 4 घंटे में पूरी किताब पढ़ के खत्म कर देता है। तो जो 1 घंटे में पढ़ के खत्म कर देता है और सब कुछ उसके दिमाग में बैठ जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। जबकि दूसरा वाला पढ़ता ज्यादा समय तक है लेकिन उतनी ज्यादा वो रिटेन नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो वही हाल उत्तर प्रदेश का है, क्षेत्रफल तो ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है, उत्पादकता कम है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होने के बावजूद भी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, 2021-22 के फाइनल डेटा में भी और 2023-24 के थर्ड एस्टिमेट के डेटा में भी। सबसे ज्यादा चावल का जो एक्सपोर्ट करता है वो कौन करता है? भारत करता है। सबसे ज्यादा चावल का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा होता है। और सबसे ज्यादा चावल को इंपोर्ट कौन करता है? सबसे ज्यादा चावल का आयात करता है फिलीपींस। ये ध्यान रखने वाली बात है।
चावल के बाद आ जाते हैं गेहूं में। उत्तर भारत का हमारे पास स्टेपल फूड है, मुख्य खाद्यान्न है गेहूं, इंग्लिश में बोलते हैं वीट। इसमें गुणसूत्र होते हैं 42, और इसके लिए जलवायु कैसे चाहिए, समशीतोष्ण जलवायु चाहिए, है ना। अब समशीतोष्ण जलवायु का मतलब होता है ठंडी जलवायु चाहिए। अब यहाँ पर गेहूं जो है हम जानते हैं किसकी फसल है, रबी की फसल है। और रबी का मतलब कब हो गया, शीत ऋतु की फसल, सर्दी की फसल है ये, जब तापमान कम होता है। तो इसीलिए इसको शीत ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि इसकी जलवायु की आवश्यकता क्या है, इसको समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसका जो जन्म स्थान है वो सेंट्रल एशिया है। तापमान जो रिक्वायर्ड है इसकी अच्छी फसल के लिए, इसके लिए आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 15 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए। वर्षा चावल की तरह नहीं, लेकिन हाँ चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर का इसको पासिफिकेशन चाहिए, वर्षा चाहिए। नहीं है तो कृत्रिम साधनों से उसको पानी चाहिए होता है। दोमट मिट्टी में इसकी उपज अच्छी होती है। रबी की फसल है तो बुआई सितंबर अक्टूबर में इसकी होती है, और अप्रैल मई के आसपास इसकी कटाई कर ली जाती है। भारत में जो गेहूं उगाए जाते हैं उनका जो जो साइंटिफिक नाम है या बॉटनिकल नाम है वह ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम और ट्रिटिकम स्पैरोकोकम। तो ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम और ट्रिटिकम स्पैरोकोकम भारत में उगाए जाने वाले गेहूं के बॉटनिकल नाम है। और आज की जो गेहूं की खेती हो रही है, हमको क्या चाहिए, हर फसल को हम लोगों ने दो भागों में बांट लिया है, देसी संकर, है ना। देसी टमाटर और नॉन देसी टमाटर हमारे पास हो जाता है ना। तो वैसे ही ये क्यों होता है, क्योंकि हमको अब चाहिए ज्यादा उपज। तो भारतीय देशी गेहूं तो ये है, लेकिन आजकल जो गेहूं की खेती की जा रही है वो ये वाली की खेती की जा रही है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। और इसका जो विकास किया था वो डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग ने मैक्सिको में किया था। किस चीज के लिए, गेहूं की उपज को बढ़ाने के लिए। हम जानते हैं दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का काम किसका है, नॉर्मन बॉरलॉग का है। और नॉर्मन बॉरलॉग की ही प्रेरणा से भारत में शुरू करी गई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, और भारत में उसको लीड किसने किया था, एम एस स्वामीनाथन ने किया था। तो ये जो प्रजाति है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये नॉर्मन बॉरलॉग के द्वारा ही विकसित की गई थी। और नॉर्मन बॉरलॉग ने इसकी विकास क्यों किया था, गेहूं की उपज को बढ़ाने के लिए। और इन्हीं सब चीजों की वजह से डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग को नोबल भी मिला था। किस फील्ड में नोबल मिला था आप बताइएगा, इकोनॉमिक्स में मिला था या किसी और चीज में मिला था, शांति में मिला था, किस में मिला था मुझे बताइएगा, या एग्रीकल्चर में मिला था। ठीक। जापान में नोरिन सीरीज वाली गेहूं की प्रजातियों से नोरिन नामक बॉनी जीन को अलग किया गया था। नोरिन नामक बॉनी जीन को अलग किया गया था, और इस नोरिन जीन को जब अलग कर दिया गया तो इस जीन का इस्तेमाल कब किया गया, इसका इस्तेमाल किया गया दूसरी प्रजातियों को बौना बनाने में। जिस प्रजाति को बौना बनाना है उसमें नोरिन जीन को डाल दो, और नोरिन जीन के आने के बाद जब वो उसके अंदर पहुंच जाएगा तो वो जीन अपने गुण दिखाना शुरू कर देगा और प्रजाति को क्या कर देगा, बौनी कर देगा, है ना। ठीक, ये कैसा हो गया, ये बायोटेक्नोलॉजी हो गई यहाँ पर, जिसका इस्तेमाल अब इसमें किया जा रहा है। और ऐसी प्रजाति पहली कौन सी थी, नोरिन 10 बौनी प्रजाति थी गेहूं की। अब गेहूं की किस्में कौन कौन सी हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फिर से। गेहूं की किस्में, इसमें मैक्रोनी गेहूं पर तो कई बार सवाल आया हुआ है। मैक्रोनी गेहूं का जो नाम है साइंटिफिक या बॉटनिकल नाम है वो ट्रिटिकम ड्यूरम है, टी फॉर ट्रिटिकम और ड्यूरम। ये असिंचित परिस्थितियों के लिए सर्वोत्तम है। और इसमें सूजी इससे बनाई जाती है, थोड़ा सख्त गेहूं होता है सूजी, जिसको हम रवा भी बोलते हैं, है ना, जिससे हलवा वगैरह बनाया जाता है, पानी के बताशे भी बनते हैं उससे। तो ये जो है सूजी या रवा ये बनाया जाता है। और इसकी खासियत क्या होती है, ये जो गेहूं है कैसा होता है, सख्त गेहूं होता है। दूसरा जो गेहूं है वो इमर गेहूं है, टिटिकम डाइकोकम। इनके आपको बॉटनिकल नाम केवल इसलिए नहीं यहाँ पर देकर रखेंगे कि मुझे ज्ञान दिखाना है, बॉटनिकल नाम इसलिए देकर रखेंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। इमर गेहूं है ट्रिटिकम डाइकोकम, ये दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पूसा बेकर, ये आईसीएआर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के वैज्ञानिकों द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयोगी ये गेहूं है। वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ की जो जमीन है, वहाँ की जो मिट्टी है, जो पानी है वो थोड़ा सा अलग होता है, रिटेंशन वगैरह पानी का। तो इसलिए अलग एक किस्म का विकास किया गया जिससे वहां पर भी गेहूं की अच्छी उपज ली जा सके। वहीं एक और नई किस्म भी डेवलप करी गई 2023 में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विकसित करी है वो किस्म जिसमें जिंक अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जिंक से भरपूर गेहूं की एक नई किस्म का विकास यहाँ पर किया गया है उन लोगों के लिए जिनके शरीर में जिंक की डेफिशिएंसी है। ये कैसा है, ये फोर्टिफाइड अनाज हो गया एक तरीके से। कैसा, फोर्टिफाइड अनाज हो गया।
फोर्टिफाइड अनाज क्या होता है? फोर्टिफाइड अनाज वो अनाज होते हैं जिनमें अलग से न्यूट्रिएंट इंक्लूड कर दिए जाते हैं, आयरन जोड़ दिया गया, जिंक जोड़ दिया गया, विटामिन बढ़ा दिए गए। तो ये वो वाले फोर्टिफाइड एक तरीके से हैं जिनमें जिंक की मात्रा को बढ़ा दिया गया है जेनेटिकली। और इसका नाम क्या है? PBW, जिंक 2। पीबी मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी, है ना, और नाम क्या है? जिंक 2। डब्ल्यू मतलब हो गया व्हीट, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी से डेवलप्ड व्हीट जिसमें जिंक ज्यादा मात्रा में है। ये नई प्रजाति है, नई किस्म है जिसमें जिंक की मात्रा ज्यादा है। अन्य जो दूसरी किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? कल्याण सोना है, सोनारा 63, सोनारा 64, माया 64, सोनालिका ये इसकी बौनी किस्म है, अर्जुन, जनक, शेरा, मालवीय 12, मालवीय 37 और जयराज। इसकी एक किस्म है गिरिजा जो 5,000 फुट की ऊंचाई पर भी उगाई जा सकती है। 5,000 फुट की ऊंचाई पर भी इसको उगाया जा सकता है, पहाड़ों पर भी इसको उगाया जा सकता है। ऐसे ही शैलजा है। असिंचित क्षेत्रों के लिए जो किस्में हैं वो कौन कौन सी? प्रताप है, नर्मदा 4, नर्मदा 112, मेघदूत और मुक्ता। गेहूं की बुवाई की टेक्निक्स की अगर बात करें तो सामान्यतः गेहूं की बुवाई में 1 हेक्टेयर के लिए 100 किलो बीज की जरूरत होती है। क्योंकि किसान क्या होता है, गेहूं के खेत को जुताई करने के बाद, प्लोइंग करने के बाद गेहूं के बीजों को इस तरीके से वो फेंकना शुरू कर देता है। तो इसमें गेहूं के बीजों की बर्बादी भी बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए एक नई टेक्निक इस्तेमाल की गई जिसका नाम है डिबलर टेक्निक, डिबलर विधि। इस डिबलर विधि में गेहूं के बीजों की बर्बादी नहीं होती है और केवल 20 से 30 किलो बीज प्रति हेक्टेयर में ही जो जरूरत का जो जो बुआई है वो हो जाती है ना। तो अब एक तरीके से प्रति हेक्टेयर हमारे पास 70 से 80 किलो जो बीज है वो कम लग रहा है। ये किसानों के फायदे की बात है ना। उनकी लागत क्या हो जाएगी? इससे, इस विधि को अपनाने से लागत अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गेहूं के बीज की लागत ही केवल 20 to 30% बच जाएगी उनकी। अब जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल एक यंत्र है जिसका इस्तेमाल किया जाता है गेहूं की बुवाई में। और गेहूं में एक खरपतवार, एक हर्बिसाइड उगता है जिसका नाम होता है गेहूं का मामा। गेहूं के मामा का जो साइंटिफिक नाम है वो है फेलोरिस माइनर, इंपॉर्टेंट है, फेलोरिस माइनर, उसको गेहूं का मामा कहा जाता है। और इसके लिए एक हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, एक शाकनाशी का इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम है आइसोप्रोट्यूरान। इस पर सवाल आया है, गेहूं का मामा क्या है? ठीक है, फेलोरिस माइनर किससे संबंधित है और आइसोप्रोट्यूरान इसके इस ये ध्यान रखने वाली बात है। अब गेहूं में जो मौजूद हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो गेहूं में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम होता है ग्लूटीन। लेकिन ये प्रोटीन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, बहुत से लोगों को जिससे एलर्जी होती है, और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो गेहूं में ये प्रोटीन है, इसका नाम है ग्लूटीन। इसके अलावा गेहूं में विटामिन B1 होता है, विटामिन B2, B6, विटामिन E पाए जाते हैं जो पिसाई के दौरान नष्ट हो जाते हैं। नष्ट क्यों हो जाते हैं? पिसाई करते हैं तो पिसाई में गर्मी उत्पन्न होती है और उस गर्मी की वजह से कई सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, जब गेहूं की पिसाई होती है और हम उसको छानते हैं तो छानने से उसका जो चोकर अलग हो जाता है, जो उसकी भूसी अलग हो जाती है, उस भूसी में भी कई सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं और वो फिर खाने में हमारे नहीं आ पाते। और सबसे बड़ी बात है, फाइबर कंटेंट कम हो जाता है उसको। तो इसीलिए कहते हैं कि गेहूं की रोटी में चोकर मिलाकर खाना चाहिए। अब यहाँ पर क्रिटिकल जो स्टेजेस हैं इरिगेशन की वो कौन कौन सी हैं? हम लोगों ने चावल में देखी थी और यहाँ पर भी देख लेते हैं। वहां पर 3 थी, यहाँ पर 5 है। पहली है क्राउन रूट इरिगेशन, ताज निकलना। जब गेहूं का दाना बोने के बाद जब उससे किल्ला निकल रहा है ना, तो उसको बोलते हैं ताज निकलना, क्राउन रूट इरिगेशन। ये 21 दिन में की जाती है। टिलरिंग स्टेज में की करनी चाहिए, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज में करनी चाहिए, जब गेहूं में फूल निकल रहे हैं तब करनी चाहिए, गेहूं में जब दाने पड़ने शुरू हो जाएं। गेहूं में जब उन फूलों में दाने पड़ने शुरू हो जाए, तो दाने पहले दूधिया होते हैं ना, मुलायम मुलायम से होते हैं, तो उसको मिल्किंग स्टेज बोलते हैं, तब एक बार सिंचाई करनी चाहिए। और उसके बाद जब दाना सख्त पड़ने लगे तब फिर से एक बार सिंचाई यहाँ पर करनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो है 6 हैं स्टेजेस, यहाँ पर क्रिटिकल स्टेजेस जहाँ पर सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। अब क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से विश्व में धान के बाद गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। यानी कि दुनिया में गेहूं से ज्यादा धान उगाया और धान का क्षेत्रफल है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? गेहूं आता है। भारत का विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का एरिया जो है वो भारत में है। सबसे ज्यादा एरिया में गेहूं कहाँ पर उगाया जाता है? भारत में उगाया जाता है। लेकिन उत्पादन में जो है, प्रोडक्शन में भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है।
उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं की खेती नहीं की जाती है, क्योंकि वो कैसा इलाका है, पथरीला इलाका है। गेहूं की खेती वहां पर नहीं होती है। गेहूं की उत्पादकता और गेहूं में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। गंगा के मैदानी भाग में गेहूं को उगाने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ की धरती में, यहाँ की जो मिट्टी है, उसमें मैग्नीशियम कंटेंट कैसा है, कम है। तो इसीलिए मैग्नीशियम एनरिच्ड यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाना जरूरी हो जाता है। तो मैग्नीशियम का प्रयोग गंगा के मैदानी भागों हेतु आवश्यक है। और जो ईस्टर्न और जो फार ईस्टर्न एरिया जो जो देश के हैं, वहां के लिए बोरान का इस्तेमाल किया जाता है। टिट्रिकल बेसिकली एक हाइब्रिड फसल है, जो गेहूं और राई का संस्करण है। और इसको विकसित किसने किया, स्कॉटलैंड और जर्मनी ने। टिट्रिकल पे कई बार सवाल पूछा गया है, बहुत बार सवाल पूछा गया कि टिट्रिकल क्या है। गेहूं की बीमारियां हम लोग देख लेते हैं। तो गेहूं की पहली बीमारी है रस्ट, इसको पिट्ट भी बोलते हैं। अनावृत कंड रोग रोग, जो कि किससे होता है, फंजाई से होता है, कवक से होता है। गेहूं का हिलबंट रोग कवक से होता है। अब रोग जब याद करिए तो ऐसे मत याद रखिए हिलबंट रोग, करनाल बंट रोग, ऐसे याद करिए गेहूं का हिलबंट रोग, गेहूं का करनाल बंट रोग, गेहूं का सेहू रोग, गेहूं का पीला विगलन रोग। जब फसल के साथ जोड़ के उसको याद करेंगे ना, तो वो बैठ जाएगा। और एग्जाम में फिर आपको जहां पर भी अनावृत कंड रोग लिखा मिलेगा, हिलबंट रोग लिखा मिलेगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, गेहूं का हिलबंट रोग। सेहू रोग लिखा मिलेगा तो आपके दिमाग में आएगा गेहूं का सेहू रोग, क्योंकि आपने उसको जोड़ के याद किया है। तो गेहूं का रस्ट पिट, गेहूं का अनावृत कंड रोग किसके किससे होता है, कवक से होता है। गेहूं का हिलबंट रोग कवक से होता है। गेहूं का करनाल बंट रोग कवक, जिसका नाम है नियोशिया इंडिका, उससे होता है। गेहूं का सेहू रोग निमेटोड से होता है। गेहूं का पीला विगलन रोग जो है वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है। उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर एक ही डेटा है। सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में गेहूं का होता है, फिर मध्य प्रदेश में और फिर पंजाब में। तो धान में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था, और गेहूं में उत्तर प्रदेश क्या है, पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और पंजाब जो है वो तीसरे स्थान पर है। पूरी दुनिया में गेहूं के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। चावल यानी कि धान में भी यही सिचुएशन थी, वहां पर भी चीन पहले स्थान पर था और भारत दूसरे स्थान पर था। गेहूं में भी चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर है। दुनिया में जो रूस है वो तीसरे स्थान पर, और जो अमेरिका है वो चौथे स्थान पर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो उत्तर प्रदेश में गेहूं का है, और दुनिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, भारत का है। यानी कि हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इलाके में, सबसे ज्यादा एरिया में गेहूं कहाँ पर उगाया जाता है, तो भारत में उगाया जाता है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एरिया में गेहूं कहाँ पर उगाया जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। बात लेकिन यहाँ पर गेहूं का उत्तर प्रदेश में दोनों चीजें हो जाती हैं, क्षेत्रफल भी ज्यादा है और उत्पादन भी ज्यादा है। जबकि चावल में ऐसा नहीं था, चावल में क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा था, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया था, फाइनल वाले डेटा में भी और एस्टिमेटेड वाले डेटा में भी। अब आ जाते हैं मक्का में। मक्का को इंग्लिश में बोलते हैं मेज, और ये रबी खरीफ और जायद तीनों में ही उगाई जाती है। मक्का रबी खरीफ और जायद तीनों में ही उगाई जाती है। इसका जो जन्म स्थान है वो सेंट्रल अमेरिका है। इसको 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। 60 से 120 सेंटीमीटर तक इसको वर्षा चाहिए, और मिट्टी भी इसके लिए जो जरूरी होती है वो दोमट मिट्टी होती है। भारत में मक्का की जो खेती है वो 15वीं सदी से शुरुआत होती है। मुगल का जो जो मुस्लिम एरा था, वहां से शुरुआत होती है। ठीक है, बेसिकली मध्य अमेरिका से है, तो कौन लेके आए होंगे, आप समझ सकते हैं। उभयलिंगी, यहाँ पर नर और मादा दोनों अंग एक ही पौधे में पाए जाते हैं, यानी कि ये बाइसेक्सुअल पौधा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब नर और मादा जो अंग है वो एक ही पौधे में है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें पर परागण होता है, स्वपरागण नहीं होता, क्योंकि दोनों ही अंग जो है उनके विकसित होने की जो जो अवधि है वो अलग अलग होती है ना। नर अंग और मादा अंग अलग अलग समय पर विकसित हो रहे हैं, इसीलिए स्वपरागण नहीं हो पाता, इसीलिए यहाँ पर पॉलिनेशन होता है, बाहर वाला पर परागण होता है। धान्य फसल के मुकाबले मक्का में स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक होती है। मक्का एक C4 पौधा है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, इनमें से कौन सा एक पौधा C4 है और या कौन सा एक पौधा C4 नहीं है। C4 पौधे कौन से पौधे होते हैं, C4 पौधे वो पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 कार्बन युक्त पदार्थ ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। यानी कि वो सभी पौधे जिनमें ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, वो कैसे हो गए, वो C4 पौधे हो गए। और कौन कौन C4 पौधे पौधे हैं, गन्ना है, ज्वार है,
और बाजरा है। तो इनके नाम याद रख लीजिए, गन्ना, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये चारों C4 पौधे हैं। और क्यों है? क्योंकि इसमें 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसीटेट बनता है इनमें, जब इनमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है। मक्का का प्रयोग बायोडीजल के उत्पादन में होता है। जनरली आपको जो C4 पौधे मिलेंगे उनका इस्तेमाल बायोडीजल के उत्पादन में किया जाता है। तो मक्का का प्रयोग बायोडीजल के उत्पादन में होता है। मक्का में जो प्रोटीन है उसको जीन बोलते हैं। गेहूं में जो प्रोटीन था उसको ग्लूटेन बोला गया था। मक्का में जो प्रोटीन है उसको जीन बोलते हैं, ZEIN, जीन। यहाँ पर जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं वो जर्मिनेशन है, नी हाई है यानी कि जब घुटने के बराबर हो जाए, और टैसलिंग स्टेज है। सिंचाई के लिए टैसलिंग से सिल्किंग स्टेज। मक्के में सिल्किंग स्टेज का मतलब होता है, मक्का मतलब भुट्टा। भुट्टे में आपने देखा होगा कि भुट्टे के बाहर वो रेशे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जब वो रेशे पड़ने शुरू होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिल्किंग स्टेज। तो यहाँ पर टैसलिंग से लेकर सिल्किंग स्टेज तक नमी की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जो मक्का की किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? तो मक्का की किस्में हैं शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, गंगा 1, गंगा 2, गंगा 5, संगम, रंजीत, दक्कन, जवाहर, लक्ष्मी, सोना, कंचन, किसान, विजय, अंबर, प्रोटीन, रत्ना, शक्ति, वरुण और प्रताप, ये इसकी किस्में हैं। रबी में मक्के की खेती बिहार में होती है। यहाँ मक्के की लक्ष्मी किस्म उगाई जाती है, इंपॉर्टेंट। यानी कि बिहार में रबी के सीजन में मक्के की कौन सी किस्म उगाई जाती है? लक्ष्मी किस्म उगाई जाती है। और जो रंजीत और जो दक्कन किस्में हैं वो कहाँ के लिए हैं? दक्षिण भारत के लिए उपयुक्त हैं, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट करती हैं ये। तो दक्कन से तो अपने आप क्लियर हो गया। और दूसरी चीज कौन सी हो गई? रंजीत। ठीक है, तो रंजीत और दक्कन किस्में दक्षिण भारत के लिए, ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो दक्कन किस्म की खेती जो दक्षिण भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत के लिए उपयुक्त है, उसकी खेती रबी और खरीफ दोनों समय में होती है। मक्का में ओपैक 2 और फ्लोरी 2 भी पाया जाता है। मक्का के रोग कौन कौन से हैं? तो मक्का का पर्ण अंगमारी नाम के साथ जोड़ के मक्का का पर्ण अंगमारी, जिसको लीफ ब्लाइट भी बोलते हैं, मक्का का स्टॉक रूट जो कवक द्वारा होता है, मक्का का मोजैक, और मक्का का मृदा रोमिल आसिता रोग, ये याद रखिएगा। ये मक्का के रोग हैं। मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में अगर देखा है तो कर्नाटक में होता है, कर्नाटक के बाद बिहार में, और फिर मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश टॉप 3 में नहीं है। दुनिया में अगर देखा है तो सबसे ज्यादा उत्पादन USA में होता है, फिर चीन में होता है, फिर ब्राजील में होता है। भारत का उत्पादन में छठा स्थान है। मक्का के उत्पादन में भारत 6th पोजीशन पर है। भारत में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कर्नाटक में होता है। मक्का का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो भी कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है। अब आ जाता है हमारे पास ज्वार। ज्वार उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें जो तापमान है वो चाहिए होता है। और 30 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा इसमें आवश्यक होती है। आइडियल कंडीशन यही है। दोमट मिट्टी में उगता है और ये भारत का ही नेटिव पौधा है ज्वार का। उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में, फिर राजस्थान में। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो ज्वार है उगाया जाता है अमेरिका में, फिर नाइजीरिया, इथोपिया, और लास्ट में चौथे नंबर पर भारत है। यानी कि ज्वार के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, अमेरिका का पहला, दूसरे और तीसरे स्थान पर नाइजीरिया और इथोपिया है। जबकि भारत की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो मक्का है, जो ज्वार है, वो महाराष्ट्र में उगाया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे कर्नाटक है और नंबर 3 पर राजस्थान है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल जो इसका है वो महाराष्ट्र में है। और भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है क्षेत्रफल में पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा जहाँ जहाँ क्षेत्रफल जहाँ पर ज्वार की खेती होती है उसमें दूसरे नंबर पर भारत है। रागी। रागी एक इम्पॉर्टेंट मिलेट है। और भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। डायबिटीज के रोगियों के लिए रागी एक रामबाण होता है, क्योंकि इससे आपकी जो शुगर है एकदम से हाइक नहीं करती, और साथ ही साथ इसमें ग्लूटेन नहीं होता, और बहुत सी दूसरी ऐसी चीजें जो मधुमेह यानी कि डायबिटिक्स लोगों के, डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदेह होती हैं, वो इसमें नहीं पाई जाती। जबकि जो अच्छी चीजें होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं। तमिलनाडु और उत्तराखंड दूसरे और तीसरे स्थान पर है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो इसका है वो भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बाजरा। बाजरा, बाजरे की बात अगर करें हम लोग तो उसकी जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय है। सर्दी में सरसों का साग और बाजरे की रोटी, नाम सुना ही होगा आपने। जन्म स्थान इसका क्या है? अफ्रीका है। तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा कम चाहिए इसको, 37 से 75%, कम पानी में भी चल जाता है। मिट्टी चाहिए बलुई और दोमट। और इसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो पाई जाती है खनिज लवण की, यानी कि जो मिनरल सॉल्ट्स हैं उनकी सबसे ज्यादा मात्रा इसमें पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है।
सबसे ज्यादा सूखा सहने की क्षमता भी बाजरे में है। देखिए अभी तक जितना पड़ा उसमें सबसे कम जो पानी की जरूरत पड़ रही है वो किसमें पड़ रही है, बाजरे में पड़ रही है। तो सबसे ज्यादा सूखा सहने की क्षमता भी किसमें होती है, बाजरे में होती है। पानी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कम पानी चाहिए ना, ज्यादा पानी हो जाएगा तो पौधा खराब हो जाएगा। और जो एसिडिक जो सॉइल है, अम्लीय मृदा है, वो भी इसको सूट नहीं करती। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में ये पौधा जो है खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाती है। इसमें जो जैव उर्वरक यानी कि जो बायो फर्टिलाइजर है उसके रूप में एजोरोस्पिरिलम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, एजोरोस्पिरिलम। आप एक बना लीजिएगा एक टेब और उसमें लिखिएगा जैव उर्वरक और उसको फसल, कौन सी फसल में इस्तेमाल किया जा रहा है, एजोला, नील हरीश शैवाल, धान, एजोरोस्पिरिलम, बाजरा, ऐसे नोट करते हुए बना लीजिए। तो 2 4 5 10 लाइन में कवर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए ये। ठीक। तो एजोरोस्पिरिलम जैव उर्वरक का उपयोग जो है वो केवल बाजरा में नहीं बल्कि सूरजमुखी की फसलों में भी किया जाता है। और बाजरा सबसे ज्यादा एक तरीके से मजबूत फसल है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोग है वो कौन है, हरित बाल। नाम से ध्यान रखिए, बाजरे का हरित बाल। कौन सा रोग है बाजरे का, बाजरे का हरित बाल रोग। और अन्न भंडारण, जब बाजरे की फसल की कटाई हो गई तो जब उसका जो अनाज है, जो उसके दाने हैं, बाजरा है, उसको स्टोर करने के लिए जरूरी है कि उसमें दानों में जो नमी है वो 10% से कम हो। अदरवाइज वो जो दाने हैं वो सड़ने लगेंगे, उसमें कीड़े पड़ने लगेंगे, खराब हो जाएगा। तो 10% से कम नमी की जरूरत होती है। बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन, आप जैसे देखिए आपको लगता है इसको ये कहाँ पर ज्यादा उगना चाहिए, जहां पर जलवायु वैसी हो। तो सबसे आइडियल जलवायु उसके लिए कहाँ पर है, राजस्थान में, है ना। तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, इसका राजस्थान में होता है, फिर उत्तर प्रदेश में होता है और फिर हरियाणा में होता है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसका कहाँ पर है, हरियाणा में होता है, सरसों का साग और मक्के की रोटी के लिए। मोटे अनाज की बात अगर करी जाए तो मोटे अनाज का कुल उत्पादन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटा अनाज, मिलेट, श्री अन्न आजकल खूब चल रहा है, तो इस पर सवाल आ सकता है। तो उसमें फिर से दो डेटा हैं, एक 2021-22 का फाइनल डेटा और एक 2023-24 का एस्टिमेटेड डेटा। और इसका कब इस्तेमाल करना है मैंने बताया था। तो 2021-22 का जो फाइनल डेटा उसमें सबसे नंबर 1 पर जो है वो कर्नाटक है, यानी सबसे ज्यादा जो मोटे अनाजों का उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है। उसके बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। जो 2023-24 का जो थर्ड एस्टिमेट आया है उसके हिसाब से मोटे अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, नंबर 2 पर कर्नाटक है और नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है। देखिए डाटा बदल गया। जहां 2021-22 के फाइनल डेटा में कर्नाटक पहले स्थान पर था मोटे अनाजों के उत्पादन में, वहीं 2023-24 के एस्टिमेटेड एस्टिमेशन में जो कर्नाटक है वो दूसरे स्थान पर चला गया है। राजस्थान दूसरे से पहले स्थान पर आ गया और मध्य प्रदेश हट गया है तीसरे स्थान, महाराष्ट्र हट गया और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आ गया है। तो इसको ध्यान रखिए। ग्लोबली अगर देखा जाए तो मोटे अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है, उसके बाद चीन आता है और उसके बाद कौन आ रहा है, ब्राजील आ रहा है। तो ये सब अच्छा अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक खाने लगे हैं। तो अमेरिका वगैरह की जो एक इमेज बनी हुई है वो इमेज अब धीमे धीमे लोग बदलने लगे हैं, क्योंकि अब देखिए उत्पादन ही मोटे अनाज का सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रहा है, अमेरिका में। क्यों हो रहा है, होगा तो खाएंगे भी। जौ यानी कि बारले, जौ यानी कि बारले का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में राजस्थान में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से है। ग्लोबली देखा है तो जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन रूस में होता है, फ्रांस में और जर्मनी में। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है विदेशों में बियर बनाने के लिए। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ पर है इसका, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान में। अब ये हमारे जो खाद्यान्न है वो खत्म हो जाते हैं। खाद्यान्न के बाद अब शुरू होते हैं हमारे दलहन। दलहन मतलब दाल की फसलें। ठीक है, पल्सेस। ठीक। पल्सेस, पल्सेस क्या होती है, जैसे ग्रामीणी कुल की जो फसलें थी, जो घास के कुल की फसलें थी वो, और जो दानों के लिए उगाई जाती थी वो क्या थी, वो खाद्यान्न थे। अब जो लेग्यूम कुल की फसलें हैं उनको हम दलहन बोलते हैं। ठीक है। ये जो दलहन है, ये जिसको हम अब दाल बोलेंगे, दालें जो है वो तीनों ही मौसमों में उगाई जाती हैं, चाहे वो खरीफ का हो, चाहे रबी का हो, चाहे जायद का। हाँ, फसलों का दालों का प्रकार बदल जाता है। कभी अरहर किसी मौसम में उगाई जा रही, किसी मौसम में मसूर उगाई जा रही, किसी मौसम में उड़द उगाई जा रही है, लेकिन दलहन तो है ना सारी। तो ये तीनों मौसम में उगाई जाती है। खरीफ के मौसम में अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया और मोठ और सोयाबीन उगाई जाती है। रबी में चना, मटर, मसूर और खेसारी को उगाया जाता है। और जायद के मौसम में मूंग, उड़द, लोबिया और सोयाबीन को उगाया जाता है। तो ये अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कौन से फसल मौसम में कौन सी दाल उगाई जाती है। उड़द और जो मूंग है वो जायद के मौसम में केवल सिंचित क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। लोबिया और मूंग का प्रयोग दाल के रूप में भी होता है, चारे के रूप में भी होता है और हरी खाद के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है,
क्योंकि दाल एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इसकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्स कर लेता है। तो अगर जमीन में नाइट्रोजन की कमी है तो दाल उगा लेते हैं। और उनमें भी जो लोबिया और मूंग है, इनका इस्तेमाल इसी वजह से हरी खाद के रूप में भी किया जाता है। ग्वार जो है, ग्वार का प्रयोग चारे के रूप में होता है। ग्वार के बीजों से ग्वार गोंद निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? शेल गैस के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। शेल गैस क्या होती है, आगे पढ़ेंगे किसी दिन। दलहनी फसलें जो है वो मृदा उर्वरता व संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलें हैं। जैसा मैंने बताया कि बार बार फसल लेने से जमीन में जो नाइट्रोजन है वो कम होने लगती है। तो यहाँ पर दलहनी फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। दलहनी फसलें जब आती हैं तो वो जमीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, जिससे कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसका इस्तेमाल क्रॉप रोटेशन में भी किया था कि एक बार कोई और फसल उगा दी, फिर दलहनी फसल उगा दी, फिर कोई फसल, फिर दलहनी फसल। तो जो नॉन दलहनी फसल है उससे जो नाइट्रोजन की कमी जमीन में हो गई, वो अगली बार उसके बाद उगने वाली दलहनी फसल ने क्या कर दी, पूरी कर दी। तो इससे जो जमीन की उर्वरता है, जमीन की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जो दलहनी फसलें हैं वो जमीन की फर्टिलिटी यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी और कंजर्वेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। इनमें हवा से नाइट्रोजन को संचित करने की क्षमता होती है। राइजोबियम जो कि एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर है, वो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एक आवश्यक तत्व है। कोबाल्ट, यानी कोबाल्ट एक ऐसा तत्व है जिसकी जरूरत पड़ती है राइजोबियम विषाणु को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। और जो कोबाल्ट है ये विटामिन बी 12 के संश्लेषण में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट नहीं होगा, कोबालामाइन होता है ना, तो कोबाल्ट होता है विटामिन बी 12 में। तो अगर विटामिन बी 12 का संश्लेषण बॉडी में करना है तो कोबाल्ट अंदर जाना जरूरी है। ये प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन और वृद्धि के लिए आवश्यक है, कोबाल्ट। ये कोबाल्ट के बारे में बात हो रही है। अब आते हैं आगे। यहां पर भी अगर देखें तो एजोरोस्पिलम जैव उर्वरक का उपयोग सूरजमुखी और बाजरा की फसलों में किया जाता है। अभी हम लोग ऊपर देख के आए हैं एजोरोस्पिलम का। दलहनी फसलों में जो संतुलित उर्वरक का अनुपात होता है, एनपीके का जो अनुपात है वो 011, 122 या 123 तीनों ही चल जाते हैं। इंपॉर्टेंट कि दलहनी फसलों के लिए एनपीके का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर एनपीके का मतलब क्या है? एनपीके में जो एन है, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फास्फोरस, और के का मतलब होता है पोटेशियम। यानी कि फर्टिलाइजर में एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फर्ट और जो फास्फोरस है उसका जो रेशियो है वो क्या क्या होना चाहिए? तो एनपीके पी का जो रेशियो है वो 011, 122 या 123 होना चाहिए दलहनी फसलों के लिए। ये इनका बैलेंस्ड फर्टिलाइजर माना जाता है। उत्पादन, अब देखिए एन का सबसे कम है, क्यों? क्योंकि इनमें खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है तो उतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती। कुल दालों के उत्पादन की बात करें, टोटल दालों की, इसमें सभी दालों को जोड़ के बताया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो है भारत में वो मध्य प्रदेश में होता है दालों का, महाराष्ट्र में, और फिर राजस्थान में है। और ग्लोबली बात की जाए तो भारत, कनाडा और चीन, सबसे ज्यादा भारत में, फिर कनाडा में, और फिर चीन में दालों का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। अब अलग अलग दालों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अरहर की, जिसको कहीं कहीं तूर दाल भी बोला जाता है, अरहर की या तूर दाल भी बोला जाता है। अरहर के फल को पॉट्स बोलते हैं। तो कोई भी दाल अगर होगी, आप मटर की फली को देखिए, मटर की फली के अंदर, मटर की फली को खोलते हैं तो दाने निकलते हैं। तो ऐसे ही सभी दलहनी फसलों में पॉट्स होती हैं। तो मटर की फली क्या हो गई? मटर की फली हो गई क्या? ये पॉड हो गया। और इस पॉड के अंदर क्या है? दाने भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉड। तो ऐसे ही अरहर के ये फल है, ये जो फली है ये क्या है? फल है, यानी कि पॉड है, और इसके अंदर दाने हैं। तो सभी जो दलहनी फसलें होंगी उनकी फली पाई जाएगी, और उस फली को क्या बोला जाता है? पॉड बोला जाता है। तो अरहर के फल को या फली को पॉड बोला जाता है। अरहर की किस्में कौन कौन सी हैं? अरहर की किस्में हैं प्रभात, खरगोन, आशा, पूसा, अगैती शारदा, मुक्ता, लक्ष्मी, बहार 1228, मालवीय चमत्कार, मालवीय विकास, अमर आजाद और पारस। ये अरहर की किस्में हैं। इनमें सबसे पहले पकने वाली जो किस्म है वो प्रभात है।
पश्चिम बंगाल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है बहार और मालवीय चमत्कार। मालवीय चमत्कार चमत्कार का नाम कई बार पूछा गया है कि किसकी किस्म है। अरहर का जो जन्म स्थान वो भारत है। अरहर के रोग कौन कौन से हैं और वो किसके द्वारा हो रहे हैं, तो अरहर का उकठा रोग जो कवक से होता है यानी कि फंजाई से होता है। अरहर का बांझपन रोग, फली नहीं आते, सफेद मक्खी से होता है। अरहर का कैंकर रोग, अरहर का पीला मोजाइक रोग, पीला मोजाइक रोग ये कवक के द्वारा यानी कि फंजाई के द्वारा ये भी होता है। तो रोग कौन कौन से अरहर के, अरहर का उकठा रोग है, अरहर का बांझपन रोग है, अरहर का कैंकर रोग है, अरहर का पीला मोजाइक रोग है। और और ये किस किस के द्वारा हो रहे हैं। अरहर में प्रोटीन जो है वो 20 से 21% पाया जाता है। अरहर का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर कुल दालों में देखें तो कुल दालों में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। लेकिन अरहर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर है, कर्नाटक में। नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 उत्तर प्रदेश। ग्लोबली अगर देखा जाए तो अरहर का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है और इसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अगर देखें भारत के अंदर तो वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम। चना रबी की फसल है। चने का साग हम देते हैं सर्दियों में खाया जाता है और फसल जो होती है वो सर्दी खत्म होने के बाद चने की नई फसल आती है। रबी की फसल है ये, बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में होती है। जन्म स्थल इसका दक्षिण पूर्वी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया है। पोषक तत्व क्या है इसमें, प्रोटीन 21% पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट 61.5% पाया जाता है। चने में प्रोटीन 21% है, कार्बोहाइड्रेट 61.5% है। चने की पत्तियां अगर आप खाएंगे तो हल्की सी खटास आपको महसूस होगी। चने की पत्तियों में जो खटास होती है ये दो एसिड्स की वजह से होती है जो उसमें पाए जाते हैं, जिनमें से एक है ऑक्जेलिक एसिड और दूसरा है मैलिक एसिड। तो चने की पत्तियों में ऑक्जेलिक एसिड और मैलिक एसिड पाए जाते हैं। चने की किस्में हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है पूसा 226, के 850, सम्राट, पूसा चमत्कार, राधे, विशाल, उदय, जवाहर, उज्जैन, अतुल, अजय, गौरव, पंत 10 और गिरनार। ये इसकी इंपॉर्टेंट किस्म है। किस्में जरूर से ध्यान रखिए, किस्मों पे सवाल आ जाता है। पहले तो लगातार सवाल पूछा जाता था, अब भी सवाल आता है किस्मों के ऊपर। चने के रोग कौन से हैं, तो फिर से नाम के साथ जोड़ के पढ़िए। चने का उखटा रोग जो कवक से होता है, चने का अंगमारी झुलसा रोग, चने का ध्वजकंड और चने का शुष्क विगलन। ये ध्यान रखिएगा, ये इसके रोग हैं, रोग पूछता है। उत्पादन अगर देखें तो उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भारत के अंदर होता है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर राजस्थान है। कुल दालों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था और चने के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन चने का भारत में होता है, उसके बाद नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो चने का है वो महाराष्ट्र में है। फिर आ जाते हैं मटर। मटर रबी की फसल है, सर्दी में खाते हैं हम लोग। इसकी जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसकी जो किस्में हैं रचना है, अपर्णा है, सपना है, उत्तरा, पूसा, प्रगति, ये इसकी किस्में हैं। पूसा प्रगति एक ही है। ठीक। इनमें जो अपर्णा है वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अपर्णा जो है मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है, इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती। इस प्रजाति में इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में और सर्वाधिक क्षेत्रफल भी मटर का जो है वो उत्तर प्रदेश में। खास तौर से उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, अगर हम उरई, जालौन, कोंच वगैरह की बात करें तो मटर की बहुत ज्यादा खेती यहाँ पर होती है। सर्दी ये मटर की उत्तर प्रदेश में। फिर आती है मसूर की दाल। मसूर की दाल में मसूर की जो किस्में हैं वो मलिका, प्रिया, पूसा, वैभव और गरिमा है। कभी कभी एक ही नाम से एक से ज्यादा किस्में आपको मिल जाती हैं, तो वो ज्यादा नहीं है, एक ही दो नाम ऐसे हैं, लेकिन उसको ध्यान रखिए प्लीज। और यहाँ पर अगर देखें तो मसूर का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है भारत के अंदर, मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। ग्लोबली अगर देखा तो यहाँ पर भारत पीछे आ गया, नंबर 1 पर कनाडा है और नंबर 2 पर भारत है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो मसूर का है वो है मध्य प्रदेश। मूंग की दाल की अगर बात करें तो मूंग की दाल की जो किस्में हैं वो पूसा गोल्ड है जो बसंत में उगाई जाती है, पंत 2, पंत M1 2 3 यानी कि पंत M1, पंत M2, पंत M3, पूसा 95 31, पूसा 105, T44, PS16, मोती। जनरली क्या होता है ना, ये जो T44, PS16 जैसी ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी दे दिया है मैंने। जनरली ये जो नाम है, मोती हो गया, है ना, गरिमा हो गया, अपर्णा हो गया, इस तरीके के नाम पूछे जाते हैं, मालवी चमत्कार हो गया, इस तरीके के नाम, तो इनको तो आपको याद रखना है। उर्द या उड़द, इसकी किस्में है वरदान, T9, 65, नरेंद्र युवन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सोयाबीन में आ जाते हैं। सोयाबीन बेसिकली एक दलहनी फसल है, लेकिन इसको तिलहनी फसलों के उसमें भी रखा जाता है।
ठीक, क्योंकि सोयाबीन का तेल भी आता है ना, तो सोया ये है तो दलहन ही, लेकिन तेल निकालने की वजह से उसको तिलहनी फसलों के उसमें भी रख लिया जाता है। और ये एक प्रकार की व्यापारिक फसल होगी, इसका तेल निकाल के बेचा जाता है। और इसमें सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में है? सोयाबीन में है। चने में 21%, लेकिन सोयाबीन में कितना है? 45% है। ठीक, चने में 21% है, सोयाबीन में 45% है, उड़द में 24% होता है, मटर में 22.5% है, अरहर में 20 से 21% है, और मूंग और मसूर में 25%, लोबिया में 23.5%, जबकि लगभग इनसे दोगुने के ही आसपास पहुंच रहा है सोयाबीन 45% है। और भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में है, कल्याणपुर के पास है, रावतपुर के पास है। उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में है सोयाबीन का उत्पादन, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है। दुनिया में देखा जाए तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना टॉप 3 कंट्रीज है। सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तिलहन फसलों की। तिलहन मतलब जो ऑयल क्रॉप्स हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, वो फसलें तिलहन फसलें कहलाती हैं। तो तिल मतलब तेल निकालने वाली फसलें, मूंगफली हो गई, सरसों हो गई, ये सब क्या है? तिलहन फसलें हैं। जो सोयाबीन पढ़ के आए हैं वो भी तेल निकालने की वजह से इसको तिलहनी फसलों के क्रम में रखा जाता है। और भारत में जितने इलाके पर खेती होती है उसमें 15% भाग पर तिलहनी फसलों को ही उगाया जाता है। तिलहनी फसलों में अगर बात करें तो अलसी, कुसुम, राम तिल, कुसुम साफ्लावर कहते हैं इसको इंग्लिश में, और अंडी, एरंड के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। और तिल में होने वाला एक मुख्य रोग का नाम है फाइलोडी। फाइलोडी तिल में होने वाला एक प्रमुख रोग है। सबसे ज्यादा अगर ओवरऑल देखा जाए, सभी तिलहनों को मिला लिया जाए, तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन तिलहनों का होता है वो राजस्थान में होता है। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर गुजरात है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में है। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं मूंगफली को। मूंगफली खरीफ की फसल है। खाते हैं हम लोग भले ही सर्दी में, लेकिन ये बो दी जाती है कब? गर्मी में ही। तो खरीफ की फसल है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागित फसल है। इसकी उत्पत्ति ब्राजील में है। अपरदन रोधी है, यानी कि जमीन की जो परतें, अपरदन होता है ना, वो अपरदन को रोकती है और फैल जाती है, तो आच्छादनकारी भी है ना। मूंगफली में पैकिंग होती है। मूंगफली की फसल हेतु पैकिंग होती है। इतना ध्यान रखिए, पैकिंग क्या है अभी इस लेवल पर जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए पैकिंग किस में होती है? इसमें होती है। पंख भंजन किस में होता है? धान में करना पड़ता है। मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की जरूरत होती है, तो अगर जमीन में जिप्सम की कमी है तो जिप्सम को आपको आर्टिफिशियली उसमें ऐड करना पड़ेगा फर्टिलाइजर के थ्रू। इसमें जल रुकना नहीं चाहिए, तो जल निकासी चाहिए होती है। और बलुई दोमट मिट्टी यहाँ पर चाहिए होती है, यानी कि जहाँ की मिट्टी में बालू का कंटेंट है वहां पर इसकी फसल अच्छी होती है, क्योंकि ये जमीन के अंदर मूंगफलियां बनती हैं ना, लगती है ना। मूंगफली की किस्में कौन सी हैं? चित्रा 64, धीरज 101, GG 20, K6, चंद्रा और कौशल इंपॉर्टेंट है। मूंगफली के रोग कौन कौन से हैं? मूंगफली की अगेती पर्ण चित्ती, मूंगफली की पछेती पर्ण चित्ती, मूंगफली का किट रोग, ये इंपॉर्टेंट मूंगफली के रोग हैं। उत्पादन अगर देखें तो मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है, ध्यान रखिएगा। मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल भी गुजरात में है। दुनिया में देखा जाए तो मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में है, चीन के बाद भारत है, भारत के बाद नाइजीरिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें चीन पहले स्थान पर, जिनमें इन चीजों का उत्पादन भी है। जमीन भी बहुत ज्यादा है ना। सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर का तेल होता है, तो इसलिए ये भी यहाँ पर आ गया। जन्म स्थान है इसका मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका। इसकी खेती रबी, खरीफ और जायद तीनों ही मौसमों में की जाती है। सूर्यमुखी की खली, खली क्या होती है? जब सूर्यमुखी के बीजों से या किसी भी तिलहन की फसल के बीजों से जब तेल निकाल लिया जाता है, तो तेल निकालने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट होता है उस वेस्ट को खली बोला जाता है। ये खली जानवरों को खिलाने के काम में आती है, पौष्टिक होती है, क्योंकि तेल निकल गया, बाकी पौष्टिक चीजें तो वहां पर बच गई ना खली के अंदर। तो सूर्यमुखी की खली में 40 से 45% तक हाई कोटि का, हाई ग्रेड का प्रोटीन पाया जाता है, और जिसको पशु आहार यानी कि जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सूर्यमुखी कहा जाता है कि सूरजमुखी का तेल जो है वो दिल के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि सूर्यमुखी के तेल में 64% तक लाइनोलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? लाइनोलिक एसिड पाया जाता है। ये हमारी जो धमनियां हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल जम गया उस कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करता है। तो अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस्तेमाल करना शुरू करिए।
सूर्यमुखी की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? दो इंपॉर्टेंट किस्में हैं, पेरिडोबिक और बनीमिक, ये इसकी इंपॉर्टेंट किस्में हैं सूर्यमुखी की। इसके रोग कौन कौन से हैं? चारकोल रॉट जो कवक से होता है, और उकठा रोग, यानी कि सूर्यमुखी का चारकोल रॉट रोग जो कवक से होता है, और सूर्यमुखी का उकठा रोग। सूर्यमुखी या सूरजमुखी का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कर्नाटक में होता है, उसके बाद हरियाणा है और उड़ीसा है। दुनिया में देखा तो नंबर 1 पर यूक्रेन है, नंबर 2 पर रूस है, और नंबर 3 पर अर्जेंटीना है। भारत में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल जहां पर खेती होती है सूर्यमुखी की, वो कर्नाटक है। अब बात कर लेते हैं सरसों की। सरसों की अगर बात करें हम लोग, यानी कि मस्टर्ड, सबसे ज्यादा खाया जाने वाला तेल भारत में अगर देखा तो यही है। लेकिन ये वैसे तो ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। जैसे यहाँ पर सरसों के तेल में एरुसिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? एरुसिक एसिड पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सरसों के तेल, अगर अच्छा सरसों का तेल है तो उसमें झार होती है। झार का मतलब क्या? अगर आप सरसों के तेल को खोल देंगे, खाली सामने रख देंगे, तो उससे आंखों में कड़वाहट आती है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो ये जो है, इसको पंजेंसी या इसकी झार बोला जाता है। आप लोगों ने इसको महसूस किया होगा। तो ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें होता है आइसोथायोसाइनेट। क्या होता है? आइसोथायोसाइनेट होता है सरसों और राई में, और इसी वजह से इसमें पंजेंसी या झार होती है। क्रूसीफेरी कुल का पौधा है, और क्रूसीफेरी कुल के जितने भी पौधे हैं, सभी पौधों में ये जो झार है, ये इसी आइसोथायोसाइनेट की वजह से ही होती है। अभी हम लोगों ने देखा था सूरजमुखी की खली में हाई ग्रेड प्रोटीन पाया जाता है, जो जानवरों के खाने के लिए अच्छा होता है। लेकिन वहीं अगर हम सरसों की खली की बात करें तो इसमें ग्लूकोसाइनोलेट होता है। क्या होता है? ग्लूकोसाइनोलेट होता है। और ग्लूकोसाइनोलेट होने की वजह से इसकी जो खली है वो एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स नहीं माना जाता है, ना तो मनुष्यों के लिए और ना ही पशुओं के लिए। क्योंकि इससे जो है वो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है बॉडी का, वो प्रभावित होता है और घेंघा रोग हो सकता है इसकी खली में जो ग्लूकोसाइनोलेट पाया जाता है। इसीलिए इसको नहीं इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। इसकी जो प्रजातियां हैं, इंपॉर्टेंट है प्रजातियां इसकी, पूसा तारक, पूसा बोल्ड, पूसा आदित्य। पूसा बेसिकली इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर रिसर्च से संबंधित, और वहां पर जो भी किस्में डेवलप्ड होती हैं उनके नाम के साथ उस इंस्टीट्यूट का नाम जोड़ दिया जाता है। तो पूसा तारक मतलब इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो पूसा में हुआ है। पूसा बोल्ड, पूसा आदित्य, पूसा विजय, पूसा कल्याणी, पूसा बारानी, पूसा जय किसान, GM3, पीताम्बरी, संगम, वरदान, वैभव, शेखर, दुर्गामणि, क्रांति। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसकी क्रांति जो किस्म है। प्रकाश, वरुणा, वरुणा राय की किस्म है। सुफला और नरेंद्र 85, ये इसकी किस्में हैं, ध्यान रखिएगा। वरुणा जो किस है वो सिंचित और असिंचित दोनों दशाओं के लिए सूटेबल है, इसकी जो किस्म है। वरदान जो है वो असिंचित के लिए, और नरेंद्र 85 जो है वो लवणीय यानी कि सॉल्ट कंटेंट अगर ज्यादा है तो वो ऐसी जमीन में इस्तेमाल की जा सकती। नरेंद्र 85, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। सरसों के तेल से मस्टर्ड गैस बनाई जाती थी, जिसका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। सरसों के रोग कौन कौन से हैं? सरसों का रोग है सरसों का मोयला रोग, सरसों का झुलसा और सफेद रोली रोग, सरसों का छछाया रोग, और सरसों का गेरुई रोग। ये सरसों के रोग हैं। उत्पादन अगर देखा जाए तो रेपसीड और सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन 2020-21 के फाइनल डेटा के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में हुआ है। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पर हरियाणा है। लेकिन 2023-24 का जो थर्ड एस्टिमेट है, इसमें राजस्थान पहले स्थान पर काबिज है, लेकिन दूसरे स्थान पर पहुंच गया उत्तर प्रदेश, और जो मध्य प्रदेश है वो किस में आ गया है? तीसरे स्थान पर आ गया, और हरियाणा टॉप 3 से गायब हो गया है। क्लियर? तो राजस्थान दोनों में ही पहले स्थान पर है। फाइनल वाले में जो मध्य प्रदेश है वो दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे स्थान पर है। जबकि जो एस्टिमेटेड वाला है उसमें दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आ गया, और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर खिसक गया है। दुनिया में बात की जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन इसका होता है कनाडा में, कनाडा के बाद चीन में, और फिर भारत में। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान में ही है। कुसुम यानी कि सॉ फ्लावर बहुत खूबसूरत पौधा होता है। इसका देखने में पौधा ही फूल की तरह लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? कुसुम हो गया। इसका जन्म स्थान अफ्रीका है। बॉर्डर क्रॉप के रूप में प्रयोग होता है। बॉर्डर क्रॉप का मतलब क्या हो गया? खेतों के चारों तरफ लगा दिया गया, इस तरीके से देखने में सुंदर लगता है, और फसल तो है ही। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बॉर्डर क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि बॉर्डर क्रॉप के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसका प्रयोग रोगन बनाने में होता है, वाटर प्रूफ कपड़ों के निर्माण में होता है। इसी रोगन का इस्तेमाल करते हैं वाटर प्रूफ कपड़ों में लगाने के लिए, और चमड़े का प्रिजर्वेशन करने में भी इसके तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और कुसुम तेल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है? साफ फ्लावर ऑयल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में होता है। अब आ जाते हैं अलसी। अलसी को फ्लैक्स कहा जाता है। और
लिनसीड तीसी को फ्लैक्स के रूप में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में उगाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1986 में पीवी शोनाई के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड की शुरुआत की गई थी, यानी कि टीएमओ की शुरुआत की गई थी। बाद में इसको शुरू तो किया गया था ऑयल्स के लिए, लेकिन बाद में इसमें दालों को भी इंक्लूड कर दिया गया, पल्सेस को भी कर दिया गया। तो अब केवल पहले ऑयल थे, तो अब इसमें पल्सेस भी शामिल कर दी गई, तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स की जगह पर टेक्नोलॉजी मिशन ऑन पल्सेज एंड ऑयल सीड कर दिया गया, यानी कि टेम्पो कर दिया गया। ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे पास जो दलहन तिलहन खाद्यान्न फसलें हैं वो खत्म हो गई हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है मुझे तो, मैंने सोचा था कि एक वीडियो में खत्म कर दूंगा इसको, लेकिन बड़ा वीडियो भी थोड़ा सा बेटर नहीं होता है। तो यहाँ तक इसको रखते हैं, बाकी वाले पोर्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम लोग व्यापारिक फसलों की बात करेंगे, बागवानी फसलों की बात करेंगे, पुष्प उत्पादन की बात करेंगे, मांस, अंडे, दूध, ऊन वगैरह की बात करेंगे, सब्जियों की बात करेंगे कि सब्जियों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, और उनमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो इतना हम लोग रखते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। इसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है एग्रीकल्चर में, और ये सबसे ऑथेंटिक डेटा है, आंख बंद करके आप इस पर भरोसा करिए। ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, इतना रखते हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।